कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं वर्क ऑफ एनर्जी में आप कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ऑलरेडी आपको, मैकेनिकल एनर्जी तो ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। देखिए मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो भागों में बांटता है, काइनेटिक और पोटेंशियल में। कन्फिग्रेशन के वजह से यानी अरेंजमेंट के वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी, और मोशन के वजह से होती है काइनेटिक एनर्जी। याद रहेगा? चूंकि आप लोग को याद करने का टेंडेंसी है ही नहीं आपके अंदर, इसलिए केवल की वर्ड्स बता रहा हूँ मैं आपको। मैकेनिकल एनर्जी के दो प्रकार हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ कन्फिगरेशन और अरेंजमेंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की एनर्जी इसको कहते हैं हीट एनर्जी, जो टेम्परेचर की वजह से होती है। ठीक है। केमिकल एनर्जी भी एक कॉमन टाइप ऑफ एनर्जी है, उन सब्सटेंसेस के अंदर स्टोर होती है जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं या जिनके एटम डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, या केमिकल रिएक्शन से कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन के वजह से वहाँ एनर्जी रिलीज हो सकती है, तो उनको हम केमिकल एनर्जी स्टोर्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वी यूज ऑन द रेगुलर बेसिस इन बल्क। सो दिस द मोस्ट कंज्यूम्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि बिजली से ही सब कुछ चलना है। छोटा से छोटा मोबाइल से लेके बड़ा से बड़ा इंडस्ट्री वो बिजली पे चलती है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बाय द वर्च्यू ऑफ चार्ज। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। ये आइंस्टीन के थ्रू दिया गया था। अब ये मैं थोड़ा जरूर समझाऊंगा, हालांकि आपके एग्जाम से इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो आइंस्टीन की थ्योरी है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और उसका ये कहना है कि मास जो है वो एनिहिलेट कर जाएगा, गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, और वो विलुप्त होकर एनर्जी रिलीज कर सकता है। अगर एम मास विलुप्त हो जाए, संसार में उसका अस्तित्व ना रहे, तो जितनी एनर्जी वो दे के जाएगा दैट विल बी mc², वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। एंड इसी तरह से एनर्जी विलुप्त हो जाएगी और मास को पैदा कर सकती है। तो कहीं एनर्जी का स्रोत या एनर्जी है, वो एनर्जी पूरी गायब हो जाएगी और वो इक्विवेलेंटली इतने मास को जन्म दे सकती है। यानी मास और एनर्जी दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों एक तरह से सेम चीज़ हैं। मास के कोस्ट पे एनर्जी आ सकती है, एनर्जी की कोस्ट पे मास आ सकती है। दुनिया में हम कोस्ट बियर ही करते हैं मास का या एनर्जी का। आप देख लीजिए, पैसा जहाँ खर्चा हुआ मतलब एनर्जी के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं, या मास के लिए कर रहे हैं। मास के लिए खर्चा कर रहे हैं मतलब हो गया एनर्जी के लिए कर रहे हैं। नेम अ थिंग, कुछ भी खरीद रहे हो, यू आर बाइंग मैटर, यू आर बाइंग मास, सो यू आर बाइंग एनर्जी, और यू आर बाइंग एनर्जी इटसेल्फ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए पैसा देते हैं, बिजली के लिए, है कि नहीं? तो विंड एनर्जी के लिए पैसा देते हैं, है ना, सोलर एनर्जी के लिए पैसा देते हैं। सो आइदर यू बाई एनर्जी और यू बाई मास। तो यही एक सत्य है जीवन का, है ना। जीवन ही एनर्जी में भरा हुआ है। एनर्जी नहीं है तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? शव। शव मतलब, और इसमें ई जुड़ जाए तो ये बन जाएगा शिव, इक्वल टू mc²। समझ में आ रही है बात? तो ये एनर्जी ही मूल सत्य है जीवन का। सत्संग खत्म हुआ। तो ये देखिए, 1 किलो का मास एनिहिलेट करेगा तो कितनी जूल एनर्जी पैदा करेगा, ये निकाला गया है। सो हियर m इज 1 kg and c is the speed of light, that being squared, so that is the amount of energy. न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो लाल लाल रंग के आपको दिख रहे हैं ये हैं प्रोटॉन्स। मान लीजिए प्रोटॉन्स हैं, ठीक। और ये जो बिना रंग का दिख रहा है न्यूट्रॉन। तो इन दोनों की जो फैमिली बनी होती है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जितने होते हैं उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ मिला के कहते हैं न्यूक्लियॉन। पुरुष और महिलाओं, एक फैमिली में पुरुष और महिलाओं की संख्या को जोड़ दे तो बन जाएगा फैमिली मेंबर्स। उसी तरह से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन, ठीक है। अब पी से पुरुष, एन से नारी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, समझ गए? इनको न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब ऐसा है कि मान लीजिए आपने एक न्यूक्लियस के अंदर टोटल ए प्रोटॉन की संख्या थी, एक इसकी संख्या थी, या टोटल संख्या ले लेते हैं न्यूक्लियॉन की, मान लीजिए Z है। कितनी है? Z। तो ये जितने न्यूट्रॉन या प्रोटॉन हैं इनको अलग अलग निकाल के वजन कीजिए, यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ले लीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ ईच प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लीजिए, ये निकाल लीजिए नंबर। और दूसरी तरफ अब न्यूक्लियस को इंटीग्रेटेड फॉर्म में इसी तरह से वजन कर लें।
जैसे झोले में सब्जी पैक है, झोले का नेग्लिजिबल मास है, वजन कर लिया और फिर सब सब्जी निकाल के अलग अलग वजन कर रहे हैं, तो मास तो सेम आना चाहिए। यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता। न्यूक्लियस में जब ये इंटीग्रेट होते हैं तो थोड़ा सा मास का नुकसान हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। ये मास कहाँ जाता है? यही मास वो ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है जो न्यूक्लियस को बांधे रखता है। सो बंधा हुआ न्यूक्लियस इज कैरिंग एनर्जी, दैट इज कॉल्ड व्हाट एनर्जी? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बंधन में बंधे हुए न्यूक्लियॉन्स एक एनर्जी एक्वायर रखते हैं अपने अंदर, और वो कौन सी एनर्जी होती है? और जब ये न्यूक्लियस फूटता है तो एनर्जी क्या होगी बताइए? रिलीज होगी, उसी को न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे। और उसी से न्यूक्लियर रिएक्शन, जब न्यूक्लियस टूटता है तो उसी न्यूक्लियर रिएक्शन से न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है। एक यूरेनियम का न्यूक्लियस U-235 का जब टूटता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। एक न्यूक्लियस, एक एटम बम के अंदर 1 टन 1.5 टन के बराबर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। उसमें सोच लीजिए कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे और सब एनर्जी रिलीज करेंगे, तो फूटेगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? इट इज इक्विवेलेंट टू अ छोटा मोटा सन। छोटा मोटा सन। When the first bomb was dropped on Hiroshima, you know what is the temperature where the bomb fell? It was 4000 Kelvin. And what is the temperature of sun? 7000 Kelvin. 80 किलोमीटर के रेडियस में जितने लोग थे वो भाप बन के उड़ गए। उनका बोन तो छोड़ो, ट्रेस कुछ नहीं मिला। कितने जगह शैडोज ऐसे ही रह गए और आदमी गायब हो गया। आज भी शैडो वहां रह गया और शैडो वहां दिखता है सीडी पे। शैडो कि कोई आदमी यहां बैठा हुआ था, उसका शैडो बन रहा था। तो शैडो इंपिंज हो चुका है सरफेस पे, आदमी नहीं है। ये हुआ था। समझ में आई बात? Examine table 6.1, 6.3 express the energy required to break one bond in DNA in electron volt. DNA है हमारे अंदर, तो उसको तोड़ने में कुछ एनर्जी भी लगेगा। उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है। ठीक है? और एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। ठीक है? तो सबसे पहले बॉन्ड वाले की बात करते हैं हम लोग। तो कुछ करना ही नहीं है। 10⁻20 एक डीएनए को तोड़ने की एनर्जी होती है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दिया। उसी तरह से एक एयर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अगर 10⁻21 जूल होती है, इसको भी इससे डिवाइड कर दिया। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन बेसिकली आपको याद रखना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? एक दिन में हम जो कंज्यूम करते हैं एनर्जी, दैट इज 10⁻7 जूल, इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, इसको किलो कैलोरी में बदलना है। आई मस्ट टेल यू दैट 1 कैलोरी इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.2 जूल। सो दैट मीन्स 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4200 जूल। So if our consumption is 10⁻7 joule and we want to convert into kilocalorie, we have to divide it with 4200 calorie per joule, joule per calorie. करेक्ट? तो आपको एक कैलोरी में मिल जाएगा आपका आंसर। बोली समझ में आ रहा है? ये किलो कैलोरी होगा नहीं जी? अब सही है? सो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट चेंज एज लॉन्ग एज वन अकाउंट्स फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी में बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, बट टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। या तो आप यहां से लेके यहां तक लिखेंगे या यहां से लेके यहां तक लिखेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जिसपे बाहरी कोई वर्क नहीं हो रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट ने उसको आके वर्क नहीं किया उसके ऊपर, उसको एनर्जी नहीं दी, उससे एनर्जी ली नहीं। आइसोलेटेड का मतलब एक्सटर्नल वर्क डन से मुक्त होना। तो अगर एक्सटर्नल वर्क डन आपके ऊपर नहीं हुआ है और आप सारे तरह की एनर्जी को संगठित रूप में देख रहे हैं, तो सिस्टम की नेट एनर्जी क्या रहेगी बताइए? कांस्टेंट रहेगी। हाँ, उसका स्थानांतरण संभव है, ठीक, परिवर्तन संभव है। हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाए,
अरे सुन रहे हो मेरी बात? हो सकता है हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल जाए, लाइट एनर्जी बदल जाए, लेकिन टोटल सभी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को अगर अकाउंट फॉर ले लेंगे तो नेट एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। पावर, पावर की क्या डेफिनेशन होती है? पावर की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ वर्क डन। जिस रेट से हम काम करते हैं उसको हम कहते हैं पावर। पावर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर को हम लिख सकते हैं dw/dt। क्या लिख सकते हैं? W को हम क्या लिखते हैं? F.S। ठीक, तो F.S लिख दिया हमने। अब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो फोर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन संभव है नहीं, तो F को बाहर निकाल लिया, ds/dt को हम F भी लिख सकते हैं। याद रखिए इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हो गया F.V। ds/dt को v लिख सकते हैं ना? v माने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, F माने इंस्टेंटेनियस फोर्स। अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा हो तो आप इसको FV cos थीटा लिख सकते हैं। व्हाट इज थीटा? कम ऑन, से इट। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। करेक्ट? इंस्टेंटेनियस पावर समझ में आ गया? दूसरा जो प्रकार होता है पावर का होता है एवरेज पावर। एवरेज पावर लिखना तो कैसे लिखेंगे? तो भैया टोटल वर्क डन जो होगा उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए। टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम। टोटल वर्क डन बाई, अभी टोटल वर्क डन आप कैसे निकालते हैं आपके ऊपर है। हो सकता है कि आपको इंस्टेंटेनियस पावर का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन दे दे। अगर P = dw/dt आपने लिखा है तो क्या आप W को इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इंटू dt नहीं लिख सकते? इधर ले जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ या ना? और उसके बाद इंटीग्रेट हो जाएगा dt के रेस्पेक्ट में। 0 से लेकर t टाइम तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको नेट वर्क डन मिल जाएगा। उस नेट वर्क डन को आप डिवाइड कर दीजिए टोटल टाइम से। सो यू कैन ऑल्सो राइट इंस्टेंटेनियस पावर का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई कैपिटल T। ऐसे आप एवरेज पावर को लिख सकते हैं। सो एवरेज पावर इज व्हाट? टोटल वर्क बाई टोटल टाइम। टोटल वर्क बाई इंस्टेंटेनियस पावर इज F.V। इंस्टेंटेनियस पावर इज F.V। बोलिए, समझ में आ गया? पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। पावर इज अ, इट्स यूनिट इज जूल डिवाइडेड बाई सेकेंड। यूनिट इज जूल डिवाइडेड बाई कॉमनली कॉल्ड वॉट। सही है? वॉट को हम W से डिनोट करते हैं। किताब के अनुसार देखिए एवरेज पावर को लिखा है W/T, बता दिया। इंस्टेंटेनियस पावर को लिखा है dw/dt, बता दिया। पावर को लिख सकते हैं F.V, बता दिया। पावर का जो ब्रिटिश यूनिट होता है वो हॉर्स पावर होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, याद रखिएगा। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746। एनर्जी का एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है किलोवाट आवर। 10th में भी पढ़ा होगा, फिर से पढ़ रहे हैं। याद रखिए किलोवाट आवर जो होता है ये एनर्जी का यूनिट होता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजम्पशन को नापने के लिए बनाया जाता है, ठीक है? हालांकि है ये भी एनर्जी का ही यूनिट, जूल के इक्विवेलेंट ही होगा ये डायमेंशनली, ठीक? सो इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग विच काइंड ऑफ एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? कॉमनली नोन एज 1 यूनिट। इस पूरे को हम एक यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 यूनिट। बिजली विभाग के कर्मचारियों से बात करेंगे तो सीधा बोलेंगे आपका इतना यूनिट का बिल आया है। वो किलोवाट आवर नहीं बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। अब ये एक यूनिट चूंकि ये एनर्जी का यूनिट है तो जूल के कुछ